नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीआर पंकज यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि होली का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, हुड़दंग का त्यौहार भी इसको बोलते हैं। ज़बरदस्त फाग वाग गाई जाती है और इसलिए हम तो रायबरेली के बैसवारा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो बैसवारा के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वो सर्च करके देखेंगे कि बैसवारा की पृष्ठभूमि क्या है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, यहाँ के बैसवारा के लोगों की संस्कृति, सभ्यता, बोली, भाषा कैसी है। जब आपको पता चलेगा तो आपको लगेगा नहीं, वास्तव में भारत देश में, हमारे अपने देश में एक ऐसा ज़िला है जिस ज़िले की एक अपनी अलग पहचान है, वो है बैसवारा। इसलिए रायबरेली ज़िला जो है बैसवारे के पहचान के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ की फाग कुछ अलग ही है। मथुरा की फाग, मथुरा की होली तो अलग ही है, क्योंकि वहाँ प्रभु श्री कृष्ण की याद में मनाई जाती है। उनके गतिविधियों के अनुसार वहाँ वो त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन बैसवारे की होली कुछ अलग ही होती है। वैसे बैसवारे के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो बैसवारे पर मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूँगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। तो इस होली के उपलक्ष्य में मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ, तो सुनिएगा। बहुत मज़ेदार गीत है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको कैसा लगा। होली के हुड़दंग माँ, मन पड़ा बड़े दंग माँ, कही का छोड़ी कही का छेड़ी, होली के हुड़दंग माँ। रंग गुलाल मिले सब खेली, अब की ई हम होली, रंग के नहीं दंग माँ, मन पड़ा बड़े दंग माँ। होठ गुलाबी रंग शराबी, होठ गुलाबी रंग शराबी, हो गई अब की होली माँ, अंग थमे न रंग के नहीं जंग माँ। अंग थमे ना रंग के नहीं जंग माँ, मन पड़ा बड़े दंग माँ, मन पड़ा बड़े दंग माँ। कुसली की होड़ माँ, भाग रहे सब जोर माँ, पापड़ चिप्स खाई के मन भयो चंग, होली के हुड़दंग माँ, मन पड़ा बड़े दंग माँ। फागु का करिया अक्षर पता नहीं, फागु का करिया अक्षर पता नहीं, राग मिलाए जाए, हो कही के नहीं फागु गाए जाए। ठंडाई पी बिन भांग के, भाई होली की जो ठंडाई है बिना भांग की मज़ा नहीं आती, वही चीज़ मैंने उसी का जिक्र किया है। ठंडाई पी बिन भांग के, ऐसे में मज़ा कहाँ आई, छाड़े का कही का और छेड़ कही का आई, ई होली के हुड़दंग माँ, मन पड़ा बड़े दंग माँ, कही का छोड़ी कही का छेड़ी, ई होली के हुड़दंग माँ। यह शुद्ध बैसवारी भाषा, शुद्ध अवधि का इस्तेमाल किया गया इसमें, और ये हमारे बैसवारा की शुद्ध बैसवारी भाषा है। बैसवारे में अवधि बोली जाती है। तो आप सभी को कैसा लगा, मेरा प्रयास है एक लिखने का, तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक। तो चलिए, आज हमारा लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में ही पढ़ रहे हैं। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं कौन सा आयोग हम पढ़ेंगे। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग अलग है, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग अलग है, उसको हम अगले लेक्चर पढ़ेंगे। पहले हम अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग पढ़ेंगे, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ठीक है। चलिए, लेकिन इसका लिखने का रीज़न है कि मैं चाहता तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति लिख सकता था, आयोग नहीं लिखा था मैंने अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग लिखा। क्यों लिखा उसके बारे में अभी बताता हूँ। वैसे पॉलिटी में मैंने आपको निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, उसी में मैंने संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी जिक्र कर दिया था, प्लस वित्त आयोग, प्लस जीएसटी, यानी 5 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। देखिए, जैसे कमेंट के माध्यम से पूछा गया था कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो बहुत अच्छी बात पूछी थी, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे क्वेश्चन एक सबसे आसान और डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं, तो मैंने आपको लिखा दिए थे पहले संवैधानिक निकाय, ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि अभी तक मैंने जितने भी आयोग पढ़ाए हैं वो सारे के सारे संवैधानिक निकाय ही थे या संवैधानिक आयोग ही थे, जिनको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। तो मैंने आपको जिक्र कर दिया था निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, और क्या बोलते हैं इसको, वित्त आयोग, जीएसटी, प्लस अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग,
अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग आएगा, फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, फिर उसके बाद भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के आधार पर राष्ट्रीय आयोग, ठीक, फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारत के महान्यायवादी और राज्य के महाधिवक्ता, ये जितने भी सारे हम पढ़ेंगे ये सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, इनका ये सभी इसी में निहित हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। तो पहला क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक आयोग नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। तो डायरेक्ट जितने मैंने लिखा दिया उनसे हटके जो रहेगा वही नहीं रहेगा। ठीक, प्लस निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, तो 3 नहीं होंगे, 1 होगा या 2 होंगे। तो रहेगा पहला है, दूसरा है, पहला और दूसरा दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है, या सभी हैं। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आयोग पूछेगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष जी होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, प्लस वही संघ लोक सेवा आयोग में मैंने आपको बताया था कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। वहीं पर राज्य लोक सेवा में आयोग में मैंने बताया था कि 6 वर्ष लेकिन 62 वर्ष की आयु थी। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो ऐसे ही इनका यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। प्लस फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि संघ लोक सेवा आयोग में जितने भी सदस्य होंगे उनके 9 से 10 लोग होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। ठीक है, और फिर क्वेश्चन बन जाता है वहीं से कि अगर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है तो क्या कौन कौन सी कंडीशंस हैं। अगर अध्यक्ष का पद रिक्त है तो जो संघ लोक सेवा के जितने भी 9 से 10 में से जो भी सदस्य हैं, राष्ट्रपति जी को पूर्ण अधिकार हैं, वो उन्हीं में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष की नियुक्त कर देंगे। तो क्वेश्चन बनेगा कब तक ले, जब तक अध्यक्ष पुनः आने जाते हैं या नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक वो जो रिक्त पद पड़ा हुआ है तब तक की भरपाई के लिए, तब तक उस पद को चलाने के लिए, उस आयोग को चलाने के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ये बात समझ में आई आपको। दूसरी चीज़ मैंने आपको संघ लोक सेवा आयोग मैंने बताया था, इनको इनके पद से हटाने के लिए 4 सिस्टम है, 4 ऑप्शन से। पहला, या तो ये दिवालिया घोषित हो, या मानसिक तरीके से, या किसी दूसरे तरीके से अस्वस्थ हो, या किसी प्रकार से किसी दूसरे नियोजन वेतन से संबंधित भ्रष्टाचार से लिप्त न पाए जाते हों, या कदाचार के क्षेत्र में। फिर मैंने आपको यहाँ बताया था कदाचार में मैंने बहुत ज़्यादा इंडिकेट किया था आपको कि कदाचार जब भी किसी भी अध्यक्ष सदस्य पे लगेगा तो उस वक्त के लिए तो पहले वो केस होगा, वो केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जब तक होगी तब तक के लिए राष्ट्रपति जी के अधिकार है कि जब तक जितने दिन तक वो केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट में तब तक के लिए क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। बर्खास्त नहीं, मैंने बताया था निलंबित कर सकते हैं, उनको अधिकार है। ठीक, यानी क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, डिसमिस नहीं करना है। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आएगा कि ये जो कदाचार है इसमें लिप्त पाए गए, कदाचार सिद्ध साबित होता है, तो उसके तहत फिर राष्ट्रपति जी बाध्य हैं कि उस डिसीजन के तहत उस शख्स को यानी अध्यक्ष या जो भी सदस्य हैं उनको उनसे पद से रिक्त कर सकते हैं, उनको उनके पद से डिसमिस कर सकते हैं, अर्थात बर्खास्त कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि क्या कदाचार के दौरान जो भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में उस समय के दौरान क्या राष्ट्रपति जी उनको उनके पद से हटा सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। शब्दों का हेर फेर रहेगा भैया पूरा। बर्खास्त कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, बर्खास्त नहीं कर सकते, निलंबित नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे ही सभी से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं तो आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, या नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से आपको ऑप्शन दिया गया है, तुरंत आप अपना क्वेश्चन पुटअप करिए। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए, पहले हम पढ़ेंगे अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, यानी क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, शेड्यूल कास्ट फॉर नेशनल कमीशन। ठीक है, या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को स्पेशली एक संवैधानिक आयोग है, जैसे मैंने बताया क्योंकि मैं पहले संवैधानिक निकाय ही पढ़ा रहा हूँ सारे, एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, प्लस इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है।
भाग 16 में इसका जिक्र है, ठीक है। भाग 16 में आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र किया गया है, ठीक। वहीं पर दूसरी अगर कुछ और आयोग है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन या 1992 में गठित किया गया, ये से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। तो आपको क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा भैया, चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक। साफ साफ मैं बोल दूं कि कोई हलवा पूड़ी नहीं है यहाँ पर बट रहा है कि आओ खाओ और चले जाओ, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है कि चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, एक फिक्स है, ठीक है। जितना भी मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ा रहा हूँ जहाँ से प्रभु क्वेश्चन फिक्स है, समझिए। अब आपने एक पेपर दिया साल भर में, वहाँ क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वहाँ भी एक आधा क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। आप 10 पेपर दो, मैं गारंटी देता हूँ 10 में से 10 पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर पॉलिटी के 10 क्वेश्चन बनेंगे उनमें से 8 से 9 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए मिलेंगे आपको, लेकिन आपको याद करके जाना पड़ेगा यार, ठीक है। आइए आगे। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया। वहीं पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में किया गया। वहीं पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग का गठन 1993 में किया गया और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना या गठन 2007 में किया गया। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे भी कह सकता था, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बात इसलिए मैंने कही, लिखा इसलिए कि ये सारे के सारे संवैधानिक निकाय नहीं हैं। समझ गए आप क्या है? ये सारे के सारे संवैधानिक निकाय नहीं हैं, सांविधिक आयोग है, ठीक। मैंने आपको बताया था सांविधिक आयोग, ये गैर संवैधानिक बोल सकते हैं, गैर संवैधानिक नहीं बोलेंगे, गैर संवैधानिक नहीं बोलेंगे, ये सांविधिक निकाय हैं। कैसे हैं? संवैधानिक नहीं है लेकिन सांविधिक निकाय हैं। मैंने आपको सांविधिक निकाय क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। संवैधानिक निकाय नहीं है लेकिन सांविधिक निकाय है, शब्दों पे ध्यान देना, ठीक है। सांविधिक निकाय मतलब ये होता है कि इन आयोगों का गठन बाद में किया गया है, ठीक है, या किसी एक आयोग के तहत इनका गठन नहीं किया गया है, स्पेशली इनका एक अलग आयोग गठन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग, डायरेक्ट पूछ लेता क्वेश्चन, इसकी अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कुछ सदैव एक महिला ही होगी, समझ गए। तो आपको याद रखना पड़ेगा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बहुत पूछा जाता है। आप राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती, ये सारे पढ़ाए जाएंगे अभी, लेकिन हम पहले संवैधानिक निकाय पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले आपको संवैधानिक निकाय ही पढ़ाएंगे, उसके बाद हम गैर सांविधिक निकाय पढ़ाएंगे। आए समझ में? आगे अगर आयोग के उदय की यानी इसके आयोग के गठन की क्यों जरूरत पड़ी? संविधान जब बन रहा था तो बात ये हुई कि जब संविधान बन रहा था तो ऐसे थोड़े ना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए हमारे संविधान को। भाई ये 2 वर्ष यानी लगभग 3 साल लग गए, कुछ दिन 11 माह हो ही गए थे, 18 दिन भी हो गए, 12 दिन बचे थे, नहीं तो 3 साल हो जाते, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार किया गया है, एनालिसिस किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद सभी लोगों की राय ली गई है, उनके राय के आधार पर आयोग, संविधान में आयोग या जिस चीज़ के अनुच्छेद आर्टिकल जिसकी जरूरत पड़ी उसका गठित किया गया, उन सभी चीज़ों को, ठीक है, उनको संविधान में लिखित रूप से दिखाया गया, जिक्र किया गया उनका, ठीक है। तो ये बताया गया है, ऐसे नहीं हर एक चीज़ को ध्यान में रखकर हमारा संविधान बना है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर इसके उदय की जरूरत पड़ी तो मूलतः संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो गठन किया गया है, स्पेशली इसका एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। जब हमारा संविधान बता तो एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया, एक ऑफिसर होगा भैया, वही इस आयोग को देखेगा और राष्ट्रपति जी को इससे संबंधित जो भी प्रतिवेदन हो गए वो देता रहेगा, ठीक है। और प्लस इसमें जो भी गतिविधियां चल रही हैं उनसे संबंधित रिपोर्ट ये पेश करता रहेगा राष्ट्रपति जी को। कहा गया ठीक है, इतना चलने दो। और इसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का जिक्र किया गया था। हमारे संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अब दोनों अलग अलग हम पढ़ाएंगे, लेकिन जब संविधान बना था दोनों एक ही में 338 में ही जिक्र किया गया था दोनों को, लेकिन धीरे धीरे इनको अलग किया गया। कब किया गया मैं आपको बता रहा हूँ। 1978 में सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से, कब? 1978
1978 में, लिख देता हूं 1978 में एक संकल्प के माध्यम से गवर्नमेंट ने कहा कि आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया गया और आयोग में स्पेशली आयोग में क्या किया गया, गैर सांविधिक बहुसदस्यीय, ठीक है, आयोग की स्थापना की गई। यानी बहुसदस्यीय आयोग, यानी फिर पहले एक अधिकारी दिया गया था, फिर कई सारे सदस्यों को नियुक्त किया गया कि भैया एक आदमी के बस का नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश का आयोग है, केंद्र का सेंट्रल आयोग है, ठीक है, जिसके चलते एक व्यक्ति इसको संभाल नहीं पाएगा, जिसके लिए फिर इसमें एक सदस्य से बहुसदस्यीय आयोग ये गठित किया गया। ठीक, ये बात आपकी समझ आई आगे। लेकिन अगले 9 वर्ष बाद, कब, अगले 9 वर्ष बाद 1987 में, हाँ 78-10-88 होगा, 1987 में सरकार ने एक अन्य संकल्प के माध्यम से, एक अगले संकल्प के माध्यम से ये बताया और इसके कार्यों में संशोधन किया और इस आयोग का नाम बदल दिया। जो ये है ना, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का नाम बदल दिया गया और फिर नाम रखा गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ठीक है, कब किया गया, 1987 में। 1987 में क्या किया गया भैया, 1987 में अनुसूचित जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग था उसका नाम बदल के कर दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। ठीक, ये बात आई समझ में आपके? ठीक, गुड, आगे चलते हैं। लेकिन बाद में 1990 में 65वें संविधान संशोधन के द्वारा 1990 में, इसको मैं रफ कर दूं, ठीक, 1990 में 65वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि 65th अमेंडमेंट एंड 1990 में ये कहा गया कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग, यह एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की जाए। यह स्थापना की गई, ठीक है, बहुसदस्यीय। प्लस इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के साथ 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया। इसने एक्चुअली में हुआ ये था कि 1990 में इस आयोग में संशोधन किया गया और उस संशोधन के तहत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई। पहले मैं लिख देता हूँ, 65वें संविधान संशोधन 1990 में ये कहा गया कि अभी तक जो अधिकारी चल रहे हैं उनके तहत अब एक इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। प्लस अभी तक जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है उसके एक अलग आयोग की स्थापना की जाए। तो वहाँ पर जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनकी स्थापना कब की गई, तो 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत की गई। अब आपके दिमाग में आकर आएगा कि सर इसकी स्थापना तो बाद में की गई है, तो संवैधानिक निकाय कैसे हो गया? तो प्रभु, इसका जो गठन है इसके तहत किया गया है, इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक, राष्ट्रीय महिला आयोग का संविधान में इससे रिलेटेड किसी भी आयोग का जिक्र नहीं किया गया, तो बाद में ऐड कर दिया गया। लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है ना, तो इसके तहत इसका जिक्र किया गया, इसका गठन किया गया। ठीक, तो 65वें संविधान संशोधन 1990 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति दोनों आयोगों की स्थापना की गई। लेकिन पुनः 2003 में, कब? 2003 में, 2003 में 89वें संविधान संशोधन 2003 में
89वें संविधान संशोधन के तहत दोनों ही आयोगों को पृथक कर दिया गया। ठीक है, दोनों ही आयोगों को क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया, अलग कर दिया गया। यानी अभी तक जो राष्ट्रीय अनुसूचित जात एवं जनजात एक ही आयोग था, कई सारे सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई थी बहुत सदस्यों के लिए, प्लस अध्यक्ष अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए थे। अब कहा गया अब इन दोनों आयोगों को अलग कर दिया जाए और फिर 2004 में एक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र किया गया। ठीक है, पृथक रूप से कार्य में आ गया, जिसके चलते अब भाई अभी तक क्या था, 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जिक्र किया जाता था, लेकिन अब कहा गया अब वो आर्टिकल कहाँ से लाओगे, तो यही कर दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 के तहत प्लस राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए 338A कर दिया गया, 338A। आगे ये बात आपकी समझ में आगे तो बहुत बढ़िया, नहीं आई है तो समझने की कोशिश करिए। मैंने ये कहा है कि 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जात और जनजात जो एक ही आयोग था, उन दोनों आयोगों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। अब क्या था, अभी तक दोनों आयोगों को एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष बाकी अन्य सदस्य देखते थे, लेकिन अब दोनों आयोगों के लिए अलग अलग अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे, अलग अलग सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, ये सारे की सारी प्रक्रिया हमारे राष्ट्रपति जी के अंतर्गत की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्लस इसका जो कार्यकाल है वो होता है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, प्लस दूसरी चीज, ये राष्ट्रपति के द्वारा इनका वेतन कितना होगा, इनका कार्यकाल कितना होगा, ये सारी चीजें राष्ट्रपति जी अपने अनुसार डिसाइड करेंगे। वैसे संविधान में 3 साल की जिक्र की गई। अब इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष बाकी अन्य सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, टोटल 5 सदस्यों का आयोग होता है। 5 होते, 5 में एक होता अध्यक्ष, एक होता उपाध्यक्ष। ठीक है, बाकी 3 अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। ये बात समझ में आई आपकी? वेरी गुड। आ रहे तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहे तो और भी अच्छा। ठीक है, आगे चलते हैं कि आयोग के कार्य क्या हैं, इस आयोग का गठन क्यों किया गया, इन दोनों आयोगों को अलग क्यों कर दिया गया। अलग इसलिए किया गया महाराज क्योंकि इतना बड़ा देश है। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग को पूरा 5 लोग ही केवल देख रहे हैं, संभालने की बस की बात है, नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए दोनों आयोगों को पृथक कर दिया गया, विभक्त कर दिया गया। देखिए इनका काम क्या है, अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना इनका काम है। यानी अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, उनके संरक्षण, उनका अधीक्षण, ये सभी कार्य ये इनके तहत देखा सुना जाएगा। प्लस उसमें उनके कार्यों की या उनके कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा ये सभी इस आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्लस जो अन्य सदस्य हैं वही लोग करेंगे। ठीक है, प्लस अनुसूचित जातियों के हितों की अगर बात की जाए, उनके हितों का अगर उल्लंघन किया जा रहा है तो उन सब चीज़ों को लेकर उनके जांच पड़ताल उस मामले की कौन करेगा, इसका अध्यक्ष करेंगे, इनके उपाध्यक्ष करेंगे, इनके अन्य सदस्य करेंगे। ठीक है, प्लस अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण को लेकर इनकी सहभागिता निभाना एवं उचित परामर्श देना तथा संघ शासित प्रदेशों एवं अन्य राज्यों में उनके विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना, ये सारा का सारा काम अध्यक्ष महोदय ही करेंगे। ठीक है, कौन करेगा, अध्यक्ष करेंगे। ठीक, अगला, इनके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कोई भी कदम, ठीक है, उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में उठाए गए कदमों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष जब भी आवश्यकता हो तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। कौन करेगा, ये आयोग करेगा। आयोग का चीफ कौन, अध्यक्ष है, अध्यक्ष करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ साल भर में तो करना ही है,
प्लस जब राष्ट्रपति मांगेंगे तब भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज, इनके संरचनात्मक उपायों के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना एवं इस संबंध में आवश्यक सिफारिशों तथा अनुसूचित जातियों के सामाजिक विकास एवं लाभ के लिए प्रयास करना। अर्थात इनके आयोग से संबंधित जनजाति जो है, अनुसूचित जनजाति, इनसे संबंधित शेड्यूल कास्ट जो है, इनसे संबंधित केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य कोई भी अगर इनके संबंधित कोई भी कदम उठा रहा है, कोई भी नियम कानून बना रहा है, तो उसकी समीक्षा, उसका कार्यान्वयन पहले अध्यक्ष जी देखेंगे और उनका समाज में उस शेड्यूल कास्ट में उनका कार्यान्वयन, उनका विकास, ये सारा सब कुछ उनका जागरूक करना, ये सारा काम इस आयोग के अध्यक्ष का होगा या इस आयोग का है। ठीक है। प्लस यदि राष्ट्रपति आदेश दें तो अनुसूचित जातियों के समाज आर्थिक विकास हितों के संरक्षण एवं संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सौंपे गए किसी अन्य कार्य को संपन्न करना। अर्थात अगर राष्ट्रपति ने इस आयोग से संबंधित कैसा भी आदेश दे दिया है तो उसको पालन कराना, उसको फॉलो कराना, उसको समाज आर्थिक रूप से, समाज की आर्थिक रूप से हर प्रकार से उसको फॉलो कराना, ये इस आयोग का काम है। अब आप सोचो इस आयोग की जरूरत क्यों पड़ गई भैया, आप खुद ही सोचो। अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, यानी बहुत ही पिछड़ी हुई कैटेगरी होते हैं ये। ठीक है। तो इनमें इन तक सरकार के द्वारा कोई भी योजना चलाई गई वो इन तक पहुँचे, ये इनका काम है इस आयोग का। ठीक है। अब जैसे महिलाओं से संबंधित कोई भी योजना चलाई जाएगी तो उसका पूरा का पूरा दायित्व है महिला आयोग का, कि महिला आयोग का गठन इसीलिए किया गया कि महिलाओं से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर वो ध्यान दें, उनकी समीक्षा करें, उनका एनालिसिस करें, उनका सर्वेक्षण करें, उनका अधीक्षण, उनका संरक्षण प्रदान करें। ठीक है। ये सारा का सारा महिला आयोग का काम है। ठीक है। आप देखते हैं न्यूज में जब भी महिलाओं के साथ कोई गलत तरीके से गतिविधि घटती है तो उसका केस महिला आयोग में जाता है। ठीक है। आया समझ में। दूसरी चीज़, भाई अगर गवर्नमेंट सबको देख लेती तो हर आयोग अलग करने की जरूरत नहीं थी ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, मानव से संबंधित उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसकी शिकायत आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में करेंगे तो वो अपने अलग सही तरीके से करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक। अगला, आयोग का प्रतिवेदन। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। अभी तक जितनी भी रिपोर्टें मैंने पेश कराई हैं, जितनी भी आयोग, सभी राष्ट्रपति को पेश कराई हैं। ये ध्यान देना, हर चीज़ में आपको रटना नहीं। कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन फैक्ट, क्वेश्चन वहीं से बनता है जहाँ से चीज़ें कॉमन होती हैं। ठीक है। तो कॉमन चीज़ क्या है वो आपको पढ़ याद रखना है। ठीक। तो वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, आयोग सौंपेगा, आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो लेकर जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, और या जब भी ये उचित समझे या राष्ट्रपति उचित समझे, जब राष्ट्रपति मांग लेते बाध्य है रिपोर्ट देने के लिए। आगे समझ में, ये सारी चीजें हैं। फिर राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को ले जाकर संसद में देता है या जिस राज्य से संबंधित रिपोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल को दे देता है। राज्यपाल क्या करता है, उसे विधानसभा में दे देता है, विधानमंडल में दे देता है। विधानमंडल में यानी उस राज्य से संबंधित जो भी गतिविधियाँ घटी हैं, अगर जो भी नियम कानून बन के आयोग ने भेजे हैं वो सही है तो ठीक है, अगर उसमें आप कुछ कोई कमी वमी है तो आप बता दो, अन्यथा वही नियम कानून फॉलो हो जाते हैं। आइए बात समझ में। ठीक है। दूसरी चीज़, ये क्या कर सिफारिश कर सकते गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से कि महोदय ये जो गतिविधियाँ हैं चल रही है गलत हैं, इन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। ठीक है। इस दृष्टिकोण से गलत है, ये सिफारिश कर सकते हैं। इस आयोग के सदस्य सिफारिश कर सकते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है। अगला, दूसरी चीज अगर देखा जाए, आयोग की शक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयोग जो है एक्चुअली 2018 तक आयोग से अपेक्षा की जाती थी कि वो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किस विशेष प्रकार कार्य करता रहे, लेकिन उसके दायित्व के आधार पर 102 या 102 संविधान संशोधन के तहत 2018 के द्वारा मुक्त कर दिया गया। जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल करता है
मुक्त कर दिया का मतलब ये है कि वो अपने अनुसार अब डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, पहले मुक्त नहीं था ये। दूसरी चीज़, जब आयोग किसी कार्य की जांच पड़ताल करता है या किसी शिकायत की जांच कर रहा है तो उस समय उसको दीवानी न्यायालय के बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, दीवानी न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं उस शक्तियाँ उस समय उस आयोग को प्राप्त होती हैं। आगे समझ, जैसे पाया गया कि अनुसूचित जनजाति को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, अनुसूचित जनजाति समाज को आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है, या कोई दूसरा रीजन है, ठीक है, या कोई आम जनमानस उस विशेष जाति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो आयोग जो है वो जब जांच पड़ताल करेगा तो उस समय जो भी दीवानी के उस समय एक्चुअली में दीवानी न्यायालय की जो भी शक्तियाँ होती हैं उसमें निहित होती हैं। ये बात समझ में आई। अब जैसे भारत के किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है, हाजिर कर सकता है, ये शक्तियाँ उसको दी गई हैं। ठीक है, प्लस किसी भी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा कर सकता है, प्लस शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर साक्षात ग्रहण कर सकता है, प्लस ये न्यायालयों कार्यालयों से किसी लोक अभिलेख या उसी प्रति को अपेक्षित कर सकता है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की शक्तियाँ इन्हें दी गई हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा या उन पर द्वारा जो भी नियम आधारित किए गए हैं उन पर ये कोई अन्य विशेष टिकट टिप्पणी नहीं कर सकते, सलाह दे सकते हैं, कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे हैं। तो आप के लिए ये लेक्चर पर्याप्त है अनुसूचित जातियों के लिए। अगला लेक्चर हम अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड लेकर आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा कहता हूँ। लेकिन ध्यान रखना कि होली जो हमारा त्यौहार है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसको बड़े धूमधाम से मनाइए। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को रंग मत लगाइएगा, गुलाल मत लगाइएगा जिससे वो चिढ़ता हो या बुरा मानता हो। किसी प्रकार का कोई झगड़ा उगड़ा मत करना। ठीक है, अपना पूरा प्रेम सौहार्द के साथ त्यौहार मनाइए, लोगों के साथ मिलजुल के मनाइए, अपनों के साथ मनाइए। पूरी कोशिश करिएगा अपनों के साथ मनाइए। क्या पता कौन अगले साल मिले कौन ना मिले। ठीक है, तो अपनों को मत छोड़िएगा, अपनों के साथ मनाइएगा त्यौहार, उसका असर कुछ दूसरा ही होता है। और गुजिया उजिया बनाइए, अपने आसपास खिलाइए और मुझे भी भेज दीजिए कमेंट के माध्यम से, तो मैं भी खा लूँगा, देख लूँगा, तो जो अनुभूति होगी फिर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप सभी को एक बार पुनः होली त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से बताते रहिए कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ठीक है, कंटेंट कैसा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।